नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम योगी कोरोना को लेकर गंभीर है और इसी को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सूबे के हालात क्या हैं और उससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है। कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएल लोहिया संस्थान के सभी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाए। आज स्वयं उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री जी को और एसीएस मेडिकल एजुकेशन को कहा कि तीनों का आज समीक्षा करके वो शाम तक बताएंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में क्षमता और बढ़ाने का निर्देश है और जो भी मैन पावर की आवश्यकता है उसको और बढ़ाकर जो अस्पताल चलाए जा रहे हैं उनमें मजबूत मैन पावर लगाने का निर्देश दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो है भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है ई संजीवनी, उसको भी और उपयोगी सिद्ध करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। बड़ी संख्या में मरीजों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से इस सुविधा का लाभ भी लिया है और ई संजीवनी का व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग ओपीडी सेवा का लाभ ले सकें, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। नीट की परीक्षा कल आयोजित होगी। उन्होंने गृह विभाग को, समस्त जिला प्रशासन को और समस्त जनपदों की पुलिस की व्यवस्था के लिए ये निर्देशित किया है कि जो भी अभ्यर्थी आए उनको कोई कठिनाई ना हो। रोडवेज़ की बसेस को भी कल व्यवस्था रहे जिससे जहाँ जहाँ भी परीक्षा केंद्र है वहाँ जाने के लिए परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। और समस्त जिला प्रशासन ये भी सुनिश्चित करें कि दो पालियों में चूँकि एग्ज़ाम होना है तो उन दो पालियों के बीच में जो समय है उनमें जहाँ भी अभ्यर्थी रहे उनके एक प्रॉपर व्यवस्था एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर आयोजित की जा सके। मुख्य प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों को गाँव आश्रय स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मेरठ और बागपत में शिकायत मिली है शराब पीने से जनहानि की, उसकी जांच करने का निर्देश उन्होंने दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई अभी हो गई है, आगे भी कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे जनपद बॉर्डर करते हैं अन्य स्टेट से, वहाँ कोई अवैध शराब न लाई जाए या शराब बाहर से न लाई जाए या बॉर्डर का इस्तेमाल किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए ना हो, ये भी निर्देश दिया है। बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर जैसे जनपदों के लिए कुशीनगर, देवरिया, बलिया और चंदौली जैसे जनपदों के ईस्टर्न यूपी में जो बॉर्डर के जनपद हैं उनमें विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में अब 64,447 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हुए हैं और कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से ही 7,36,000 जो है लोग चिन्हित किए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है जिस पर जो है कार्रवाई की आवश्यकता थी वो कर दी गई है और इसके साथ साथ सर्वेलेंस भी बहुत तेज़ी से प्रदेश में लागू किया गया है। उद्योग विभाग श्रमिकों को अनुदान की धनराशि दे रही है और इसके साथ साथ कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई तक प्रत्येक माह राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है और साथ ही साथ अवरुद्ध प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगस्त माह में 3,57,00,000 राशन कार्डों के अगेंस्ट 3,39,00,000 राशन कार्डों पर 14.67 करोड़ यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं, चना और चावल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत माह अगस्त में 2,88,000 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,48,000 राशन कार्डों पर 6,30,000 यूनिट पर निःशुल्क खाद्यान्न भी दिया गया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,846 नए मामले सामने आए हैं। इस समय
एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,955 है। विगत 24 घंटों में 6,085 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए और अब तक कुल मिलाकर के 2,33,527 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 76.35% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 4,349 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटेलिटी रेट 1.42% चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में 1,40,562 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर हम उत्तर प्रदेश में 73,58,471 सैंपल्स की जांच हम कर चुके हैं। जो अब तक संक्रमण के प्रकरण हमारे सामने आए हैं उनका अगर हम एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 0 से 20 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है इसके 13.98% लोग संक्रमित हुए, उनमें संक्रमण पाया गया। जो कुल संक्रमण है उसमें से 0 to 20 ईयर एज ग्रुप के 13.98% लोग हैं। इसी प्रकार से जो कुल संक्रमित हुए हैं उनमें से 21 से 40 आयु वर्ग के 48.58% लोग हैं। 41 से 60 वर्ष का जो आयु वर्ग है, उस ग्रुप में, एज ग्रुप में 28.69% लोग हैं और जो हमारे 60 ईयर से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत 8.75% है। पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत अगर हम देखें तो पुरुषों में लगभग 69% पुरुष संक्रमित हुए हैं। कुल संक्रमण में से 69% पुरुष हैं और 31% महिलाएं हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में मामूली विवाद के बाद हुई हत्या के बाद बवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए अपराधियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा। वहीं मलिहाबाद की घटना के बाद लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश पीड़ित के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक रामविलास की पत्नी सुमन देवी के बैंक खाते में शासन की तरफ से 5 लाख की राशि भेजी। मैं बैठा भी साथ ही साथ जो अनुमन्य सहायता है सरकार की ओर से तत्काल प्रभाव से 5 लाख की धनराशि जो मृतक हैं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी के खाते में अंतरित की गई है और साथ ही साथ जो विवेचना है वो सीओ साहब के द्वारा स्वयं की जाएगी CSA एक्ट के अंतर्गत और निष्पक्ष और प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो परिवार है उनके लिए शासन की अन्य जो सुविधाएं हैं, विशेष रूप से जो हमारी आवास की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ को प्राथमिकता के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सभी लोग से अपील भी की गई है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने आज डिबाई के भृग आश्रम में निर्माणाधीन गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान रविंद्र कुमार ने निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता को भी परखा, जबकि बिजली कनेक्शन, रोड चौड़ीकरण और गंगा की कटान को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल नमामि गंगे परियोजना के तहत भृगु आश्रम में विशाल गंगा घाट का निर्माण किया जा रहा है। घाटों का निरीक्षण किया गया है। घाटों को लेकर क्या व्यवस्था पाई गई है, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? देखिए, ये भृगु आश्रम है, यहाँ पे घाट बन रहा है भारत सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट से, उसी का निरीक्षण था। निरीक्षण में फ़िलहाल तो क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बताया गया है कि जल्दी से काम करें और इन्होंने बताया है कि अक्टूबर एंड तक ये घाट पूरा कर देंगे। घाट के अपस्ट्रीम में हालांकि वहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, कटाव निरोधक कार्य पूर्व में किए गए हैं,
लेकिन यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताया गया है कि कुछ कटान भी हुआ है। तो हमने एक्शन PWD को बोला है कि रीइंफोर्समेंट के लिए, कटान निरोधक के लिए अगर कुछ और आवश्यकता है तो उसका एस्टिमेट बना के दें और हम फिर सरकार से के सामने गुजारिश करेंगे कि उनका भी रीइंफोर्समेंट कर दिया जाए। बाकी यहाँ पे लोकल लोग और यहाँ आश्रम के महाराज जी द्वारा बताया गया कि रोड बहुत सक्रिय है, छोटी है रोड, पतली है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो रोड वाइडनिंग के लिए प्रोजेक्ट हम सबमिट करेंगे सरकार को। और कुछ लाइट की समस्याएं हैं, विद्युत कनेक्शन रेगुलर वाला नहीं है, एग्रीकल्चरल वाला कनेक्शन है, तो उसको हमने बताया है कि एक्शन विद्युत से फॉलो अप करके रेगुलर कनेक्शन चाहते हैं यहाँ के लोकल लोग, महाराज जी विशेष करके, तो वो दिलवाया जाएगा। धन्यवाद। तो संत कबीर नगर में घोटालेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। नया मामला सेमरियावा विकासखंड के बंगुलिया से आया है, जहां ग्रामीणों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डीएम को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना काम कराए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने लाखों रुपए का गबन कर लिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने गांव में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे गांव में साहब कोई भी कार्य नहीं हुआ है और जो भी काम हुआ वो कागज पे हुआ है। हम लोग बोलने जाते हैं तो वो लोग धमकी देते हैं, दादागिरी करते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ समरियामा ब्लॉक पे बीडीओ के पास कागज भेजे, बस्ती विकास खलीलाबाद विकास भवन पे कागज दिए और योगी साहब के पास कागज दिए। सब जगह कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जहाँ पे कागज न दिया गया हो, लेकिन सब जगह ये लोग पैसे के धमकी में और नेता की उसमें सब कुछ दबा दिए। कौन धमकी देता? कुरेश साहब और प्रधान हैं सीताराम, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। सब कारोबार कुरेश प्रधान चला रहे हैं और दबंगई से चला रहे हैं। तो सर, ग्राम छंगलिया बगुलिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और इसके पहले भी बहुत शिकायत गई हैं, लेकिन जो है दबा दिया गया है। इस बार मैं शिकायत किया हूं और डीएम साहब से शिकायत यही किया हूं सर, जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जो उचित कार्रवाई है उसे किया जाए। और डीडीओ साहब को भी जो है पत्र दिए हैं कि बड़े अधिकारी से जांच करा के और इसकी जो उचित कार्रवाई हो करें। कोरोना वायरस महामारी और उसके चलते लगा लॉकडाउन लोगों के रोजगार के लिए बड़ा संकट बनकर सामने आया। काम धंधे बंद हुए तो बड़ी तादाद में बेरोजगारी भी बढ़ी। वहीं कानपुर देहात में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया और जिले के लाखों बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस तैयार करने की जिम्मेदारी थी। दरअसल जिले में करीब 2268 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त ड्रेस वितरित की जानी है। हम स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेसें बना रहे हैं। कोरोना के कारण यहाँ पे जो काम हमें मिला है उससे हम बहुत खुश हैं और आगे हम सब समूह वाले इस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। और मैं महिला सहायता में काम करती हूँ। सर ने मुझे बच्चों के ड्रेस बनाने के लिए काम दिया और मैं सर जी का आदरणीय धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे आगे भी काम दें। और हम अपने समूह मुक्ता देवी स्वयं सहायता समूह से बोल रही हूँ। कुछ महिलाएं अनपढ़ हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं कि कुछ सिलाई मशीन चला सकती हैं, कुछ नहीं, तो उसमें से कुछ मतलब बटन वगैरह लगाती हैं, कुछ सारे अपने बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, जो कि 500-700 का कार्य कर लेती हैं। बागपत में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। उनकी मौत पर अब सियासत होने लगी है। इसे लेकर सपा नेता अतुल प्रधान आज चमरावल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधा। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि साजिश है ये सरकार में बैठे हुए लोगों की और ये अधिकारियों की अपनी जान बचाने के लिए। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल भी सकते हैं। साथ साथ अगर बिसरा जो जांच के लिए उन्होंने भेजा है, तो आप इतनी बड़ी घटना में जहां पर 9 लोग मरे हों, 9 लोगों की एक तरीके से हत्या हुई हो, तो आप बिसरा रिपोर्ट को तत्काल उसकी रिपोर्ट को मंगाइए, लोगों को बताइए कि क्या कारण था और उसके बाद इनकी मदद करने का, इमदाद करने की आप काम करिए।
माफिया अतीक अहमद पर सरकार की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने अतीक अहमद की 20 प्रॉपर्टी की निशानदेही कर अब तक करीब 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। वहीं विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के पास अतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। दरअसल इस बेशकीमती जमीन पर अतीक अहमद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया था। औरैया में कैलाश नारायण दीक्षित की हत्या मामला गरमाता जा रहा है। विपक्ष इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार का ढांढस बंधाया। इस दौरान अभिषेक मिश्रा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार पर हमला बोला। पुलिस का रोल ही कहाँ है? पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया। ना पुलिस ने कोई काम किया, ना प्रशासन ने कोई काम किया। आज वो बच्चा जो है आपके बगल में खड़ा है साथी, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भयभीत है, दहशत में है। वो ये महसूस कर रहा है कि मुझको सुरक्षा नहीं है। हम लोगों ने अपने लड़के लगा रखे हैं जो इनके परिवार के सामने बाहर सोते हैं, रात में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक रहते हैं इनके साथ। समाजवादी पार्टी के कभी जिलाध्यक्ष आ रहे, कभी सांसद जी आ रहे, दूसरे सांसद जी आए, विधायक आए। हम लोग मदद कर रहे हैं सारी, जिससे कि हम ये विश्वास दिला दें कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। आप कहो तो रात भर आपके यहाँ आपके घर में सोए। ये बात इनको आज हमसे ओपनली कहने, साहब हमें एक लाइसेंस मिलना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। क्यों पुलिस ने 2 आदमी नहीं दिए सुरक्षा के लिए? क्यों लाइसेंस के लिए आदमी तड़प रहा है? जिसके परिवार में जान ले ली गई, मर्डर कर दिया गया, वो आदमी रो करके कह रहा है कि मेरा लाइसेंस नहीं बना रहा सरकार। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी की दुकान से हुई लूट का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई। इस वारदात को लेकर एडीजी आगरा अजय आनंद आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान एडीजी ज्वेलरी की शॉप भी गए, यानी जहां पे लूट हुई थी, जहां बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि हमें लुटेरों के अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर हम जल्द उन तक पहुंचेंगे। सर, कल एक लूट की घटना को अंजाम बदमाशों ने दिनदहाड़े तमंचे के बल पे दिया है। 18 घंटे होने को जा रहे हैं, अभी तक पुलिस किस मुकाम पर पहुंची है? देखिए, जो घटना है उसके अनावरण हेतु जो भी प्रयास हो रहे हैं उसी की मैं समीक्षा करने आया हूँ कि अभी तक इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। और मेरी कल से निरंतर, और मैं भी एक टीम की तरह ही इसमें काम कर रहा हूँ। ये हमारे लिए चुनौती है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सुराग मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। सर, इसी शॉप पर 22 लाख रुपए की पहले लूट हुई थी, उसका अभी तक अनावरण नहीं हुआ। अभी देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी हमने वहाँ ये सराफा के मालिक जो हैं उनसे बात हुई तो 4 साल पहले उन्होंने बताया कि उनके पास पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। तो दोनों घटनाओं को हम लोग जोड़ के एक पूरे पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई है उसमें बहुत अहम सुराग मिल गए हैं और जल्द घटना का अनावरण होगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के औरंज के पास बस और डंपर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बस से बाहर निकाला और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। तो कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी करना, ये वो वजह है जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। यहां पे भी बस और डंपर की टक्कर हुई, जिसमें कई यात्री घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज से देश भर में 80 ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो रही है और इस कड़ी में आज वाराणसी से भी 3 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया। करीब 5 महीने के बाद वाराणसी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिखाई देगी। वहीं महीनों खाली बैठे कुली वर्ग भी इससे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। जाहिर सी बात है, जब कोरोना काल के बीच में कई संकट हम सब के सामने हैं
और हर क्षेत्र पे इसका असर दिखाई दिया। ट्रेन बंद थी तो जो कुली हैं वो भी इससे प्रभावित हुए। अब एक बार फिर कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और उससे कई लोगों को राहत मिलेगी, यात्रियों को भी, और जिनका घर रेल के जरिए चलता है, रेल यात्रियों के जरिए चलता है, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। ऐसा शासन के निर्देश पे विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के आदेश हैं। चूँकि अब कोविड-19 के अनलॉकिंग के बाद सभी कार्यालयों को खुलने के आदेश हैं और उसमें यह है कि जनता की जो शिकायतें हैं और अपना जो शासकीय कार्य है उसको हम लोग अपनी पुरानी गति से उसको पुनः शुरू कर दें। उसी दिशा में आज हमें जो हमारा मंडलीय उद्यान कार्यालय है उनको उसका निरीक्षण किया गया और उसमें अटेंडेंस तो सामान्यतः ठीक पाई गई। साथ साथ विभिन्न पटलों के निरीक्षण में जो एक कमी पाई गई कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके सेवा पुस्तिका और जो जीपीएफ पासबुक है वो काफ़ी लंबे समय से, करीब 1 साल पुराने तक अभी अपडेट नहीं हुई है। तो मैंने ये निर्देश दिया कि आज ही, चाहे वो कितना भी लेट हो जाए, आज ही सारी सेवा पुस्तिकाओं को और जितनी भी जीपीएफ पासबुक है उसको अपडेट करेंगे और संबंधित कर्मचारी को दिखाकर उसकी संतुष्टि के उपरांत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। श्रावस्ती में सपा नेता दद्दन खान के घर पर वन विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जंगली लकड़ी बरामद की है। वहीं सपा नेता इस लकड़ी का कोई ब्यौरा नहीं दे पाए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लकड़ियों को सीज कर दिया। प्रशासन के जरिए सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। तो सपा नेता के घर पर वन विभाग ने छापा मारा, जहां पे बड़ी मात्रा में जो लकड़ी है वो बरामद की गई। इसका ब्यौरा जब मांगा गया तो वो नहीं दे पाए। सुबह से शुरू हुई ये कार्रवाई शाम तक चलती रही। तो सपा नेता के घर वन विभाग का यह छापा, जिसमें भारी मात्रा में यह लकड़ी बरामद हुई। उधर मेरठ में एक बिजली घर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिजली घर में तैनात एसएसओ ड्यूटी के दौरान बेफिक्र होकर शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट के बिजली घर का है, जहां तैनात एसएसओ ड्यूटी के दौरान शराब पीता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। उधर रामपुर में प्रेमी जोड़े को युवती के परिजनों ने गोली मार दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ही दोनों ने शादी की थी, प्रेम विवाह किया था। लड़की के परिजन इससे नाखुश थे और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांडा के सैद नगर क्षेत्र प्रशांत नाम के एक लड़के ने काशीपुर उत्तराखंड के एक लड़की से प्रेम विवाह किया अभी सितंबर के महीने। इस प्रेम विवाह से लड़की के परिवार वाले नाराज थे। जो अब तक की जानकारी हुई है, लड़की के परिवार वाले आए और उन्होंने लड़की और लड़का दोनों को फायर आर्म इंजरी पहुंचाई है। तत्काल उनको उपचार के लिए यहाँ ले आया गया। डॉक्टर्स ने रिफर कर दिया हायर सेंटर के लिए और अब ये बेहतर उपचार के लिए यहाँ पर हायर सेंटर जा रहे हैं। आगे की विधिक कार्यवाही पुलिस करेगी। तो दादा के तहरीर अभी कितने लोगों के खिलाफ दी गई? अभी इनके परिवार के लोग थाने गए हैं, जो तहरीर दे रहे हैं उस तहरीर पर मुकदमा लिख लेंगे। लेकिन मौखिक जो बताया वो यही है कि लड़की जो है उसके मायके से लोग आए थे और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।